प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। एक बार की बात है, घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने दगड़ू की मां के पास आती है। दगड़ू फौरन उसे सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी मां और ससुराल वालों को ये बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चला कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधरान का नया मकान गृह प्रवेश के दिन ही जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधरान उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की मां के पास पहुंचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी मां से और चौधरान से कह देता है। चौधरान गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड़ू की मां को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधरान गुस्से में जली कटी सुनाकर मां बेटे को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती हैं। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी ना किसी तरह आग की चिंगारी चौधरान के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूंकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था इसलिए सब उसे काली जुबान बोलते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। दगड़ू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, दगड़ू एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दें। दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगड़ू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी वह उनका रथ रुकवाकर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेज देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि बताओ राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने राजा की जान बचाई इसलिए उसने दगड़ू को पुरस्कार में सुवर्ण हार दिया, और दगड़ू काम के वक्त सो गया इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। राजा
का उत्तर सुनते ही बेताल हंसने लगा, क्योंकि राजा अपनी शर्त हार गया था। बेताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा विक्रम के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ की ओर उड़ गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अब अगली कहानी। दोस्तों, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आज हम उन्हीं की एक कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? महाराज बोले, महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो मैं जो कह रहा हूँ वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूँ। तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं, आप उसके बीच में कुछ न कहें, न ही किसी अन्य को कोई रोड़ा डालने दें। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे, राजगुरु भी। अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोले, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो क्षमा करें, किंतु ये अति आवश्यक है। ऐसा क्या निवेदन है तेनालीराम? राजगुरु ने पूछा। महाराज को आपकी चोटी चाहिए, इसलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटानी पड़ेगी। हाथ जोड़कर तेनालीराम बोले। ये सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोले, राजगुरु जी, बदले में चाहे आप मुंह मांगा दाम मांग ले, किंतु चोटी तो आपको कटानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है। राजगुरु समझ गया कि वह महाराज की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। फिर चोटी का क्या है, वह कुछ दिनों में पुनः उगाएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले उसे कितनी स्वर्ण मुद्राएं लेनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अति आवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने तैयार हूँ, किंतु चोटी के बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची को कहकर खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को दे दी गई और न्याय बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। कुछ देर बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटानी पड़ेगी। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी। तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूँ, किंतु इतना कहूँगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम अभी कह ही रहा था कि व्यापारी बीच में बोल पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। बोलो, क्या कहना है? श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी बोला, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तेनालीराम ने पूछा, अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए। व्यापारी खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने के लिए उस्तरा निकाला, व्यापारी तुनक कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फेंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में
पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपने देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गंवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाए। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। ये सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।